अपन मॉनिटरिंग डिवाइस पिछले क्लास में मॉनिटरिंग डिवाइस तक हम कर चुके थे और मॉनिटरिंग डिवाइस में लोकल मीथेन डिटेक्टर मैंने बताया था। तो आज ये पीडीएफ कुछ इस ये जो चैप्टर है कुछ कुछ जो सर्कुलर है इससे रिलेटेड वो पीडीएफ मैंने बनाया है सर्कुलर से निकाल के। ठीक है, तो इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद इस सर्कुलर को अपन जो जो सर्कुलर में इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा उसका मैंने वीडियो नहीं आ रहा होगा यार वीडियो। तो सर्कुलर का इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, अपन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता आज। हाँ, आज फिर नोटिफिकेशन नहीं आया, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐप मैनेजर से मैं बात करता हूँ। आज पहली बार पिछले क्लास में हुआ था और आज फिर ऐसा हुआ कि ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आया ना, अब आया सर। चलो कोई नहीं। 170 हो गया था मॉनिटरिंग डिवाइस। ओके, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइस अपन लगा देंगे। 171 से आज कंटिन्यू करते हैं कि जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। गैसी माइंस है तो वहाँ क्या क्या अपन प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, इन एवरी गैसी माइन द प्रिकॉशन मेजर्स एज स्पेसिफाइड इन 207 2 से 7 तक जो हम पढ़ेंगे वो सारे प्रिकॉशन हमें लेना है गैसी माइंस में। ठीक है, तो दूसरा क्या बोलता है देखिए, no working or gallery shall be extended to a distance of more than 3 meters from the nearest ventilation connection unless the current of air is caused up to a point within 3 meters of the face by means of fire resistant pipes, tubes, braces or other materials। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि ये हम जो गैलरी बनाते हुए आगे चलते हैं, ठीक है, ये जो गैलरी हम बनाते हुए आगे चल रहे हैं, तो ये अपना मेन वेंटिलेशन कनेक्शन क्या है, ये अपना मेन वेंटिलेशन कनेक्शन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्किंग ये 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये 3 मीटर जो दिख रहा है ये 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि अपन क्या करें, वहाँ हवा पहुंचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट ना कर दे। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन, यहाँ से एक पर्दा इस तरीके से ब्रैटिस लगा दिए तो हवा टकरा कर यहाँ भी जाने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही कह रहा है कि जो अपना मेन वेंटिलेशन कनेक्शन है उससे 3 मीटर तक अपन अंदर 3 मीटर से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है, नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड टू डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन अनलेस द करंट ऑफ एयर इज कोज्ड अप टू अ पॉइंट विद इन 3 मीटर ऑफ द फेस। मतलब ये फेस है, ठीक है, यहाँ से 3 मीटर तक जब तक हमको अच्छा से हवा हम नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वो क्या करेगा भैया, वहां हमको काम उससे आगे 3 मीटर से आगे काम नहीं करना है वेंटिलेशन कनेक्शन से। ठीक है, मेन वेंटिलेशन कनेक्शन जो है। और ये भी बोल रहा है नो नैरो मेन और एडवांस गैलरी शैल बी ड्रिवन मोर देन 3 मीटर अहेड ऑफ अ वाइडन गैलरी। ये जो आप फिगर मैंने बनाया है इसमें ये भी देख सकते हैं कि वाइडन गैलरी क्या है, ये जो ये गैलरी है ये वाइडन गैलरी है। ठीक, ये क्या है, वाइडन गैलरी, जो बड़ी गैलरी है। तो अपन जो अगर नैरो गैलरी बनाएंगे, नैरो गैलरी किस में बनाएंगे, डिप्लरिंग के केस में। देखो डिप्लरिंग जब कर रहे हैं अपन, ये हमारा पिलर है, ठीक है, ये वाइडन गैलरी है, ये बड़ा गैलरी है। अब ये पिलर को हम बीच से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, बीच से स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा, नैरो गैलरी अपन बना रहे हैं। तो ये जो नैरो गैलरी बन रहा है ना, ये 3 मीटर से ज्यादा नहीं करेंगे जब तक यहाँ वेंटिलेशन कनेक्शन हम अच्छा से पहुंचा ना दे। ठीक है, तो यही बोला, नो मेन और एडवांस गैलरी शैल बी ड्रिवन मोर देन 3 मीटर अहेड ऑफ द वाइडन गैलरी। वाइडन गैलरी से 3 मीटर अंदर अपन कहीं भी बिना, जब तक वहां अच्छे से वेंटिलेशन नहीं पहुंचाएंगे तब तक नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट बोल रहा है, एवरी स्टॉपिंग बिटवीन द मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवेज शैल बी सस्टेंशियली बिल्ट एंड एवरी एयर क्रॉसिंग शैल बी so constructed and maintained as to withstand the force of an explosion। ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं ये किसके केस में है भैया, गैसी माइंस के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैसी माइंस में जहाँ गैस मिलता है, फर्स्ट डिग्री मैक्सिमम आप लोग जो ट्रेनिंग वगैरह किए होंगे फर्स्ट डिग्री में किए होंगे, इसलिए ये जो हम प्रिकॉशन पढ़ रहे हैं वो गैसी माइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी स्टॉपिंग बिटवीन द मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे शैल बी सस्टेंशियली बिल्ट। ठीक है, जो भी मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे के बीच स्टॉपिंग है उसको अच्छे से बनाना है और एयर क्रॉसिंग जो बन रहा है उसको मेंटेन हमेशा करना है और वाइट वॉश मेंटेन करना है इस तरीके से कि जो एयर क्रॉसिंग बनाया गया है वो एक्सप्लोजन को विस्टैंड कर सके। ये नहीं कि हमारा एक्सप्लोजन हो मीथेन गैस का या किसी भी कोल डस्ट का कोई भी एक्सप्लोजन हो तो एयर क्रॉसिंग ही वहाँ
धस जाए, ठीक है। तो इतना अच्छे से अपने को एयर क्रॉसिंग बनाना है कि एक्सप्लोजन को वो झेल सके। पांचवा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द मेन एयर करंट शैल बी सो स्प्लिट एंड कोज दैट एन एयर करंट विच वेंटिलेट्स अ गोव्ड आउट एरिया। इस तरीके से हमें एयर करंट को वो करना है, मतलब हवा का बहाव को इस तरीके से बनाना है कि जो हवा गोव्ड एरिया में चला गया, ठीक है, गोव्ड एरिया मतलब जहां से पिलर हम निकाल चुके हैं, या अनयूज्ड वर्किंग, ठीक है, या डिसयूज वर्किंग जहां काम नहीं हो रहा है, अगर हवा इस तरीके से हमें अरेंज करना है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा गोफ एरिया, ठीक है, ये गोफ एरिया, ओके, और यहाँ पास हमारा वर्किंग है। तो इस तरीके से हमको हवा का बहाव करना है कि जो गोफ एरिया में हवा जा चुका है वो मेन वर्किंग में दोबारा ना आए, ठीक है। तो मेन एयर करंट जो है इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि जो एयर करंट है, जो क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछेगा, ठीक है, ओपन कास्ट से रिलेटेड जो भी है। द मेन एयर करंट शैल बी सो स्प्लिट एंड कोर्स दैट एन एयर करंट विच वेंटिलेट्स अ गोव्ड आउट एरिया वेदर पैक्ड और अनपैक्ड और एनी डिस्यूज वर्किंग shall not except with the prior permission writing of the regional inspector ventilate any working where coal is being extracted। मतलब हमें हवा का जो डायरेक्शन है इस तरीके से बनाना है कि हवा जो गोफ्ट एरिया में चला गया है या डिस्यूज वर्किंग में चला गया है वो दोबारा इसमें ना आए, मेन वर्किंग में ना आए, जहाँ हमारा ये वर्किंग प्लेस है, ठीक है। तो ये गोफ एरिया में एक बार हवा चला गया है तो इसको रिटर्न में भेज देंगे, ये नहीं कि गोफ एरिया में इनटेक चला गया है और उसी हवा को हम वर्किंग प्लेस में भी ले आए, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट ये बोल रहा है। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देगा, ये भी एक लाइन लिख दिया है कि अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन राइटिंग में दे दिया कि ठीक है जो इनटेक गोफ में जा रहा है उसको वर्किंग में ले जा सकते हैं, तो वो अलग चीज है, क्योंकि रीजनल इंस्पेक्टर पूरा कंडीशन वगैरह देख के परमिशन देगा। लेकिन अपना सीएमआर रेगुलेशन क्या है, इनटेक को अपन डायरेक्ट वर्किंग में लाना है, गो फेरिया वाले को हवा को वर्किंग में नहीं लाना। छठवां पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, नो मेजर अल्टरेशन शैल बी मेड इन द सिस्टम वेंटिलेशन एक्सेप्ट विद द प्रायर प्रेजेंट राइटिंग इंस्पेक्टर एज, मतलब जो हमारा वेंटिलेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एयर क्रॉसिंग बना हुआ है, बूस्टर फैन लगा हुआ है, ऑक्सीजन फैन लगा हुआ है, ये एक सिस्टम है वेंटिलेशन का, ठीक है। तो इसको तब तक हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, अल्ट्रेशन जो बोल रहे हैं ना, तब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हम परमिशन ना ले ले रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक है। मेजर मेजर अल्ट्रेशन समझ रहे, मेजर, अब कहीं फेस में हवा देना है तो अब वो छोटा मोटा अल्ट्रेशन चलेगा कि फेस तक हम हवा पहुंचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दिए या कुछ छोटा मोटा तो चलेगा, लेकिन मेजर अल्ट्रेशन बिना रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के हमें नहीं करना, जैसे एयर क्रॉसिंग ही हो गया, ठीक है। Provide that where the safety of the mind or of the person employed then is seriously threatened, the provisions of this subdivision shall be deemed to have been compliant। अगर हाँ कि बहुत ज्यादा सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज हो गया कि अल्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, कि अल्ट्रेशन किए बिना वो सेफ्टी माइंस का सेफ्टी खतरे में आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, बिना परमिशन लिए कर देंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन देंगे रीजनल इंस्पेक्टर को कि हमने ये चेंज किया है, रीजनल इंस्पेक्टर को फोर्थविथ इंफॉर्मेशन देंगे। मतलब रीजनल इंस्पेक्टर के जानकारी में, अब सेफ्टी से रिलेटेड हो गया कि भैया खतरा है, इसको अपन नहीं चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे अपन, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में वेंटिलेशन में कुछ अल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन आपको रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत देना है, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस को छोड़कर, व्हेन अ मेजर अल्ट्रेशन इज मेड इन द सिस्टम वेंटिलेशन ओनली सच पर्सन एज आर एंगेज इन मेकिंग द अल्ट्रेशन शैल बी प्रेजेंट बिलो ग्राउंड, ठीक है। कुछ इमरजेंसी में यदि कोई मेजर अल्ट्रेशन हम कर रहे हैं वेंटिलेशन के सिस्टम में, तो उतने ही लोग माइंस में काम करेंगे जो उस अल्ट्रेशन को करने के लिए, जो उस अल्ट्रेशन को करने के लिए जाएंगे उतने ही लोग काम करेंगे, ठीक है, उतने ही लोग काम करेंगे। ओनली सच पर्सन engaged in making the alteration shall be present below ground, जब कुछ वेंटिलेशन में मेजर अल्ट्रेशन चेंज अपन कर रहे हैं तो। ये हो गया आपका 171 गैसी माइंस वाला। अब ये कॉन्ट्राबैंड्स है। कॉन्ट्राबैंड्स तो समझते हैं, बीड़ी सुट्टा, बीड़ी सिट्टा सिगरेट जो भी है बोलते हो आप लोग, ठीक है, हुक्का। तो उसके लिए है कि अंदर भाई अब किसी को पीने का आदत है, अंदर जाके पी दिया और वहां गैस मिल गया तो उड़ सकता है, इसलिए इसके लिए एक रेगुलेशन बना दिया गया है कि कोई भी बंदा, नो पर्सन शैल हैव पोसेशन बिलो ग्राउंड इन अ माइन एनी सिगार सिगरेट बीड़ी और अदर स्मोकिंग अपरेटस, स्मोकिंग अपरेटस कुछ भी हो सकता है, ओके।
स्मोकिंग अपरेटस कुछ भी हो सकता है ये सब, या मैच बॉक्स और मोबाइल फोन भी। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको पूछ दिया कि अंदर क्या क्या लेके नहीं जाना, चार ऑप्शन दे दिया और मोबाइल फोन भी दे दिया है, तो आप तो बोलोगे मोबाइल फोन तो लेके जाते हैं। तो लेकिन सीएमआर का रेगुलेशन है कि मोबाइल फोन लेकर, खैनी इसमें नहीं आएगा, खैनी से क्या ही एक्सप्लोजन होगा, खैनी के बिना तो अंडरग्राउंड चलता ही नहीं है। ओके मतलब मैक्सिमम लोग खैनी का सेवन करते हैं, जो बेचारे पुराने हैं तो कुछ ना कुछ, मुंह चलते रहेगा तो हाथ चलते रहेगा बोलते हैं, तो वो तो ठीक है। तो ये मैच मतलब मैचिस बॉक्स हो गया, और मोबाइल फोन भी है उसमें इंक्लूड, ठीक है। स्मोकिंग अपरेटस तो समझ गए, कुछ भी आ गया, बीड़ी सुट्टा वाला ये सब कुछ भी आ गया, वो सब स्मोकिंग अपरेटस में आ गया। और ये दो ठो और चीज लिखा है, मोबाइल फोन भी है, ठीक है, मोबाइल फोन मैसेज बॉक्स और कोई भी अपरेटस जिससे कि फ्लेम स्पार्क या लाइट जल सकता है उसे नहीं ले जाना, जैसे लाइटर, ठीक है, लाइटर हो गया, कुछ भी ऐसा चीज जिससे स्पार्क हो सकता है उसे नहीं ले जाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिट द यूज एनी। अच्छा, अब ये सेफ्टी लैम्प भी तो हम ले जाते हैं अंदर, जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प है उसको ले जाते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको जलाने के लिए वो चीज ले जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फायरिंग के लिए अगर कुछ शॉर्ट फायरिंग से भी क्या होता है, स्पार्क होता है, तो ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो पहला रेगुलेशन सब रेगुलेशन हमने पढ़ा उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये शॉर्ट फायरिंग के लिए जो ले जाते हैं वो नहीं ले जा सकते, या सेफ्टी लैंप को दोबारा जलाने के लिए जो चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करता है वो नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप को जलाने के लिए रीलाइटिंग के लिए जो चीज रहता है, रीलाइटिंग करते हैं, उसको अपन ले जा सकते हैं, और ये शॉर्ट फायरिंग वाला चीज अपन ले जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग वेदर एनी पर्सन प्रोसीडिंग बिलो ग्राउंड इनटू माइन, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को बैंक्समैन के अलावा, ठीक है, बैंक्समैन का काम क्या है, वो तो ऊपर नीचे करेगा, सिग्नल भेजेगा, ठीक है, अब वो चेक वेक करने लगेगा उसके पास बोझ बढ़ जाएगा। तो बैंक्समैन के अलावा, अदर देन बैंक्समैन के अलावा एक कॉम्पिटेंट पर्सन हम वहां डाल देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, कि वो हर आने जाने वाले बंदे का चेकिंग करेगा, ठीक है, बिफोर एंटर द माइन, माइन से एंट्री करेगा तो चेकिंग करेगा। सभी मोबाइल लेके जाते हैं सर, बिल्कुल रूल बनता ही है तोड़ने के लिए, ठीक है। माइंस में जाओगे तो बोलोगे क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या देखने को मिल रहा है, लेकिन मोबाइल एज पर सीएमआर नहीं ले जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मोबाइल फोन को बोला कि मान लो क्वेश्चन आ जाता है, चार ऑप्शन में मोबाइल फोन भी रहा, तो आप क्या करोगे, मोबाइल फोन के, आपको तो आपने देखा है मोबाइल फोन ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन सीएमआर है कि मोबाइल फोन नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। बॉडी चेकर ही बोल सकते हैं, जैसे आप मॉल वगैरह में घुसते हो तो एक बंदा खड़ा रहता है, ओके, आपका पूरा चेक करता है कि कुछ अनवांटेड चीज तो आप नहीं ले जा रहे हो। इसी तरीके से ये अपना एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपन अपॉइंट कर देंगे। तीसरा पॉइंट है, द कॉम्पिटेंट पर्सन रेफर टू सब रेगुलेशन टू, जो रेगुलेशन टू में कॉम्पिटेंट पर्सन है, शैल बी ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द शिफ्ट, पूरे शिफ्ट में क्या करेगा, अपना ड्यूटी में, एंड नो अदर ड्यूटी दोज अंडर रेगुलेशन शैल बी इंटरेस्टेड टू हिम। अब उसको वही काम ही रहेगा कि जो भी अंदर जा रहे हैं उनको आप चेकिंग करो कि कुछ ऐसा सामान तो नहीं ले जा रहा है जिससे लाइटिंग हो सकता है, ठीक है। हम्म। हाँ, ये सारी चीजें देखो, क्या नाम है, प्राइवेट में होते हैं। बीच बीच में हमारे भी कोल इंडिया में ये सारे चीजें उठते रहते हैं कि मोबाइल कोई नहीं ले जाएगा ये वो, लेकिन वो सब नेतागिरी से सब वो हो जाता है। आप देखोगे ना तो क्या ही बोलूं, हॉल रोड में बाइक वगैरह चलता है, हॉल रोड में बाइक, बगल में डंपर चल रहा है और साथ में बाइक चल रहा है, इतना मतलब क्या क्या ही बोलोगे, देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या पढ़े थे और क्या हो रहा है। एमसेल एग्जाम कब होगा, देखो यार वो ड्राफ्ट तो फेल हो गया, 4 तारीख को बोला था एडमिट कार्ड देंगे उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, तो ड्राफ्ट फेल हो गया, ठीक है, तो अपन 5-5 दिन बढ़ाते चलते हैं। अब जो 15 मान के चल रहे थे उसको 20 कर लेते हैं, कि 15 से 20 के बीच में होगा, ठीक है। प्रिपेयर रहना है कि 15 से 20 के बीच में हो जाएगा, और बढ़ेगा तो कोई बात नहीं। फिलहाल जो 4 तारीख की 11-12 को एग्जाम होना था, 4 को एडमिट कार्ड होना था, वो फेल हो गया। अब 15 से 20 मान के चलते हैं। नहीं नहीं, मार्च मत जाओ यार। एनसीएल जैसे टीसीएस क्या होता है, पूरा ठेका ले लिया है, वो कभी भी बोलेगा हम प्रिपेयर है एग्जाम कराने के लिए। अब हो गया अचानक से तो फिर
सरप्राइज हो जाओगे। तो 15 से 20 मानो, फिर अगर 5 दिन और बढ़ गया तो 20 से 25 मान मान के आगे बढ़ते जाएंगे अपन। जो कंप्यूटर पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो कैसे चेकिंग करेगा पॉकेट को, अब ये सभी बताओ, लिख दिया। हाँ, अब लिखा है सीएमआर में तो क्वेश्चन ही बन सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि जो कंप्यूटर पर्सन चेकिंग के लिए रखते हैं वो कैसे कैसे चेक करेगा। तो देखो क्या करेगा, पॉकेट को निकाल कर देखेगा, ठीक है, अपना हाथ क्लॉथ के चारों तरफ, मतलब कपड़े के चारों तरफ फेरेगा। एग्जामिन एनी आर्टिकल प्रोसेस ऑफ द पर्सन सर्च, ठीक है, जो भी उस सर्च किया उसके जो भी चीज उसके निकला, मान ले वो चेक कर रहा है, कुछ भी पाउच निकल गया, मान लीजिए खैनी का ही पाउच निकला, तो उसको देखेगा कि उसके अंदर छुपा के तो नहीं ले जा रहा है। ठीक है, एग्जामिन एनी आर्टिकल इन द पोसेशन ऑफ पर्सन सर्च, मतलब उसका पॉकेट से कुछ निकला तो उसको देखेगा कि क्या है क्या है, सेटिंग करके भी कुछ ना कुछ, जान रहे हो स्मगलर स्मगलिंग जैसे कर देते हैं। तो ये है। टीसीएस नहीं है इस बार, ऑनलाइन है ना यार। बधाई हो यार शादी की, कुछ दिन ऐश कर लो उसके बाद लगेगा वाई, क्यों किया शादी। चलो, चौथा पॉइंट हो गया। कहाँ से कहाँ, हाँ, पांचवा पॉइंट है, देखो क्या, इफ द कंप्यूटर, ये हो गया, सेल्फ सर्च मेड एवरी टाइम पर्सन प्रोसीड्स लोगन और दैट ही हैज बीन सर्च प्रीवियसली आल्सो। ये हो गया, पर्सन प्रोसीड्स लोगन और दैट ही हैज बीन सर्च प्रीवियसली आल्सो। अच्छा, अब भैया एक बार चेकिंग करा के चले गए। अरे हाँ यार, सुन लेगा कोई, धीरे धीरे। एक बार अपन चेकिंग करके चले गए, तो ये नहीं कि दोबारा बंदा ऊपर आया फिर दोबारा जाएगा बोलेगा मैं तो एक बार चेक करा लिया हूँ दोबारा नहीं चेक कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वो जितनी बार बाहर आएगा उतनी बार अंदर जाने से पहले उसको क्या करेगा, चेकिंग करेगा। पांचवा पॉइंट है, इफ द कॉम्पिटेंट पर्सन सस्पेक्ट दैट द पर्सन सर्च is concealing any article as of said, he shall detain him and as soon as possible refer the matter to the manager or assistant manager। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट पर्सन जो किसी बंदे को सस्पेक्ट कर लिया कि ये कुछ छुपा कर ले जा रहा है, ठीक है, अगर उसको कुछ कॉम्पिटेंट पर्सन जो चेक करता है उसको अगर लगा कि ये कुछ छुपा कर ले जा रहा है, तो क्या होगा, वो उसको तुरंत डिटेन कर देगा और उसको मैनेजर के पास ले जाएगा या असिस्टेंट मैनेजर को रेफर कर देगा कि सर ये कुछ छुपा कर ले जा रहा है। अब ये जो है, नो पर्सन बीइंग सस्पेक्टेड, अगर सस्पेक्ट हो गया कि ये कुछ छुपा कर ले जा रहा है, तो उसको तब तक माइंस के अंदर जाने नहीं देंगे जब तक मैनेजर या कोई सुपीरियर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए कि चलो वो जो ले जा रहा है वो लाइटिंग वाला चीज नहीं है जिससे स्पार्क निकल सके। मैनेजर को भी चेक करना तो चाहिए यार। हम्म। सातवां पॉइंट है, एनी पर्सन हु रिफ्यूज टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी सर्च। अब कोई भाई गुंडागर्दी करेगा कि चाचा विधायक है हमारे, तुम हमको कैसे चेक कर लोगे बे, पहचानते हो हमको, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कुछ भी रिफ्यूज करेगा कि भैया हम आपको चेक नहीं करने देंगे, हमारे चाचा विधायक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको गिल्टी ऑफ ऑफेंस, या आप एक्ट या रूल में कहीं है कि गिल्टी होने पे क्या कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन है उसका गिल्टी मानेंगे आप उसको। चमन पर तो हाँ यार, अब वही है, बुढ़ापा आ गया, च्यवनप्राश खाना पड़ेगा अब लग रहा है। 172 हो गया कंप्लीट। अब अपना 173 देखिए क्या है, अंडरग्राउंड रीलाइटिंग स्टेशन। रीलाइटिंग स्टेशन जहां अपन क्या करते हैं, लैंप को रिलाइट करते हैं। ठीक है, इन एवरी माइन लैंप स्टेशन फॉर रिलाइटिंग सेफ्टी लैंप्स में बी फिक्स्ड बाय द मैनेजर एट सुटेबल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। ठीक है, बिलो ग्राउंड में कुछ एक सुटेबल प्लेसेस में अपन क्या करते हैं, रीलाइटिंग के लिए, री माइन बिलो ग्राउंड में एक कुछ कहीं एक प्लेस में अपन क्या करेंगे, रीलाइटिंग के लिए मैनेजर फिक्स करेगा। जो लैम्प को रीलाइटिंग करने का जगह है उसको कौन फिक्स करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैनेजर को सॉरी, लैम्प को रिलाइटिंग करने का जो लैम्प स्टेशन है उसको फिक्स करेगा मैनेजर। ठीक है, एंड सच स्टेशन शैल बी मार्क्ड विथ रीलाइटिंग स्टेशन। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहेगा, रीलाइटिंग स्टेशन। जो अंडरग्राउंड में जहाँ लैंप को रिलाइट करने का जगह मैनेजर फिक्स करेगा उसको रिलाइटिंग स्टेशन लिखा रहेगा। दिस शैल बी सिचुएटेड इन मेन इनटेक एयरवे। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है
कि जो रीलाइटिंग स्टेशन हम बनाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम रीलाइटिंग स्टेशन बनाएंगे वो कहाँ बनेगा भैया, मेन इनटेक एयरवे में। नहीं यार, अपन 174 पहुंच चुके हैं, 207 तक तो मेन है, ठीक है, मीथेन वाला नोट से पढ़ लेंगे और फिर जनरल प्रिकॉशन, इसी से तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं लगेगा, देखो ना, होगा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अपने लिए तो अच्छा है कि 4 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं मिला। और ये रीलाइटिंग स्टेशन है, उसका चार्ज किसको देंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन को देंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन बताया गया था, ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड कॉम्पिटेंट पर्सन दिस रेगुलेशन। जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है इस रेगुलेशन में, वो किसके अंदर में रहेगा, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके पास कम से कम होना चाहिए। ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो बताया गया यहाँ, उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन चैप्टर 12, है ना। अब देखो ये इस चैप्टर से जो सर्कुलर रिलेटेड है उसको अपन देख लेते हैं। हम्म स्टैंडिंग ऑर्डर हमने एक पढ़ा था, ठीक, स्टैंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या रहेगा वो सर्कुलर में दिया हुआ है। कहाँ गया? चलिए, स्टैंडिंग ऑर्डर हम पढ़ा था कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यदि रुक जाएगा तो मैनेजर क्या बनाएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा। ओके, जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है यदि रुक जाएगा तो मैनेजर क्या बोलेगा, इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो उस केस में मैनेजर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा, उसमें क्या क्या होगा ये चीज देखेगा, ठीक है। सॉरी। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर रुक गया तो जो फैन अटेंडेंट है वो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को तब नॉट स्टॉप द मेन मैकेनिकल ऑन रिटर्न अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर, मतलब ये जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को रोकना है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को रोकना है तो जो फैन अटेंडेंट है वो तब तक नहीं रोकेगा जब तक मैनेजर या किसी ऑथराइज्ड पर्सन से उसे रिटर्न में मिल ना जाए कि भैया चलो रोकना है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट सेल बी कट ऑफ फ्रॉम, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर रुक गया तो सारे इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको हमें क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन चलते रहेगा, ऑक्सिलरी फैन फेस में है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सच apparatus is situated in main intake airway or at a distance greater than 27 meters from nearest working places, ठीक। Withdraw all persons present below ground from the working place to the nearest main intake airway at least 270 मीटर from the nearest working place। देखो ये क्या हो रहा है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर रुक गया तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देना है ऑक्सिलरी फैन को छोड़कर, और क्या करना है, जितने भी बंदे काम कर रहा है उन सबको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उन सबको बाहर निकालना है, कम से कम वर्किंग फेज से 270 मीटर दूर तक, ठीक है। यदि वेंटिलेटर इज रीस्टार्टेड, अगर वेंटिलेटर 1 घंटे के अंदर रीस्टार्ट हो गया है तो सारे प्लेस को ओवरमैन या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जाकर चेक करेगा कि वहाँ कोई इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस है कि नहीं, ठीक है। और तभी बंदों को, पर्सन्स को अलाउ करेगा जाने के लिए वर्किंग एरिया, जब तक वो चेक नहीं कर देगा। कि द वेंटिलेटर हैज नॉट बीन रिस्टार्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर फ्रॉम टाइम इट स्टॉपेज, ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द वर्किंग बिलो ग्राउंड। देखो 1 घंटे के अंदर अगर चालू हो गया तो ठीक है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर चालू हो गया तब तक तो अपन 270 मीटर फेस से दूर जाकर वेट करते रहेंगे। अगर 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो अपन क्या करेंगे, जितने भी बंदे को हम फेस से हटाए हैं उसको अंडरग्राउंड से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल ऑपरेटर्स बिलो ग्राउंड एक्सक्लूडिंग ऑक्सिलरी फैन। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को बंद किया गया है या बंद हो गया है तो अपन क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है अंडरग्राउंड में सबको बंद कर देंगे। ये सर्कुलर है, जो मैं बता रहा हूँ ये सर्कुलर है, ठीक है। जितने भी अंडरग्राउंड बंद है, एक्सक्लूडिव ऑक्सिलरी फैन को छेड़ छोड़कर जितना भी इलेक्ट्रिक अपरेटस है हमारे माइंस के अंदर उसको बंद कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम सच अपरेटस इफ इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड, एक्सेप्ट फ्रॉम सच apparatus as is situated in a main intake airway or at a distance greater than 270 मीटर। मतलब देखो इस लाइन का मतलब अच्छे से देखना क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक अपरेटस तो हम सबको बंद कर देंगे, लेकिन उन अपरेटस को छोड़कर जो वर्किंग फेज से 270 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ हमारा वर्किंग फेज है तो वर्किंग फेज से 270 मीटर तक जितना भी चीज है उसको अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे, ठीक है।
270 मीटर के इधर अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई रखेंगे तो भी चलेगा, 270 मीटर याद रखो। क्लियर? सेकंड पॉइंट। अरे तो सेपरेट उसका वो रहेगा ना यार, जो आपका गेट एंड बॉक्स रहता है, जो भी रहता है जिससे आपका केबल जाता है, तो ऑक्सिलरी फैन के लिए सेपरेट रहेगा, बाकी सबको बंद कर देंगे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में 270 मीटर वर्किंग प्लेस तक जितने भी इलेक्ट्रिक है उनको बंद करना है, 270 मीटर के इधर वाले को चलेगा। अब देखो ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन द वेंटिलेटर हैज बीन रीस्टार्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 आवर टाइम। सेम चीज है कि 1 घंटा के बाद चालू होता है, तो ऑल वर्किंग प्लेसेस मैन शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन। 1 घंटा का क्या खेल है कि 1 घंटा तक अपन 270 मीटर दूर में वेट करते रहेंगे। अगर 1 घंटा के अंदर चालू नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, सारे बंदों को अंडरग्राउंड से बाहर निकाल लेंगे। और 1 घंटा के बाद चालू हुआ तो भी वही चीज बोल रहा है कि 1 घंटा के बाद भी चालू होगा तो ओवरमैन या कंप्लेंट पर्सन जाकर वहां अपना चेक करेगा। 270 वाला फिर से बता देता हूँ ना। देखो इसीलिए तो अपन बोलेंगे, इसी स्पीड बोलोगे स्पीड अपना कम हो जाता है। चलो, हाँ रिकॉर्ड क्लास देख लेना यार, अच्छे से बताया गया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कॉल कर लेना, व्हाट्सएप को मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। देखो, रीजंस फॉर टू मेन इनटेक एयरवे हमने क्या पढ़ा था, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कितना इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे होना चाहिए, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इंटर इनटेक होना चाहिए। अच्छा, वॉइस चला गया था क्या? चलो लास्ट में एक और रिपीट कर देंगे। हमने ये क्या पढ़ा था, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कम से कम 2 इंटेक एयरवे होना चाहिए। तो उसका रीजन है कि क्यों 2 इंटेक एयरवे होना चाहिए, फॉर मोर सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द डिस्ट्रिक्ट। कॉमन सेंस की बात है, हवा ज्यादा चाहिए हमें डिस्ट्रिक्ट में, एक इंटेक रहेगा तो उससे हवा कम जाएगा। और दूसरा क्या, टू प्रोवाइड स्केप रूट इन केस ऑफ इवेंचुअली लाइक मेजर रूफ फॉल फायर एटसेट्रा हैपन इन अदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में 2 इंटेक एयरवे रहेगा तो अपन क्या करेंगे, इंटेक से बाहर निकलना सेफ रहता है, इसलिए स्केप रूट एक को बना के रखेंगे कि स्केप रूट अपन एक को बना करके रखेंगे कि मान लीजिए रूफ फॉल हो गया, मेजर रूफ फॉल हो गया, आग लग गया या कुछ भी हुआ तो एक स्केप रूट रहेगा आपको। ठीक है, इंटेक से ही अपन आना जाना करते हैं, इसलिए सेफ है इनटेक। रीजन फॉर देम टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग क्यों रखेंगे उसको, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग एंड इंटरनल डिसरप्शन ऑफ वेंटिलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए, जो एयर का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए अलग अलग एयर भी रखेंगे। टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ इनफ्लेमेबल नॉक्सियस गैसेस टू एक्सप्लोसिव गैसेस टू परमिसिबल लिमिट। ठीक है, जो इनफ्लेमेबल गैसेस है उसको परमिसिबल लिमिट में रखने के लिए अपन ये इंडिपेंडेंट रखेंगे। लोकल मीथेन डिटेक्टर देखो क्या है, लोकल मीथेन डिटेक्टर बताया कंटिन्यूअस ये क्या करेगा, मीथेन को डिटेक्ट करते रहेगा। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, इसको क्या है ओवरव्यू जैसा बता दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा, आप लोग इसका रीडिंग कीजिए, जो समझ में नहीं आया उसको बताइए। ओके। तो ये लोकल मीथेन डिटेक्टर के बारे में मैंने कल बता दिया था, ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस मीथेन का डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इंस्टॉल इन कोल माइंस फॉर मॉनिटरिंग द मेक ऑफ इनफ्लुएंस गैसेस और फॉर लिमिटिंग सुटेबल मेजर्स वेल इन एडवांस बिफोर द कंसंट्रेशन अज्यूम डेंजरस प्रोपोर्शन। ठीक है, एडवांस में बता देगा कि मीथेन बढ़ रहा है भैया लोग। ये हो गया। मीथेन डिटेक्टर में क्या क्या होता है, मीथेन सेंसर होता है, एफएलपी हाउसिंग होता है, तो है ना, ऑडियो विजुअल वार्निंग अलार्म यूनिट होता है। ये देखिए इसका क्या बोलेगा, 85 डेसिबल। जो ये ऑडियो विजुअल अलार्म बजेगा, मीथेन डिटेक्ट करेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म बजेगा तो उसका साउंड का इंटेंसिटी कितना होगा, 85 डेसिबल होगा। ओके। कहाँ कहाँ इंस्टॉल करेंगे, तो वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न साइड में, रिटर्न एयरवे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन रिटर्न साइड में अपन उसको इंस्टॉल करेंगे, रूफ में करेंगे, ओके, छत में करेंगे और रिटर्न साइड में करेंगे। ये हो गया द टाइप। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंटरलिंकिंग रहेगा कि मान लो मीथेन परसेंटेज 1.25% या जो भी उसमें लिमिट सेट किया गया उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो क्या करेगा भैया, ट्रिप कर देगा जो भी उससे इंटरलॉक रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रिप कर देगा। जैसे ही एक जो हम उसमें सेट किए हैं मैक्सिमम 1.25% ही, पहले भी हमने पढ़ा था कि 1.25% में अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देना है। तो मान लीजिए 1.25% ही या कुछ भी सेट कर सकते हैं,
तो जैसे ही उतना परसेंट पे मीथेन जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कट कर देगा, ऑटो कट सीक्वेंस कंट्रोल जो हम बोलते हैं वो कर देगा। चलो ये पावर बैकअप इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना वैसे। और ये 85 dBA इंपॉर्टेंट है, जो लोकल मीथेन डिटेक्टर है उसका ऑडियो विजुअल अलार्म बजता है तो वो कितना होगा, 85 dBA डेसिबल, ठीक है, 85 डेसिबल उसका जो साउंड है उसका इंटेंसिटी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेंसर ये ठीक है, ये तो मेंटेनेंस वगैरह का चीज है। द टाइप ऑफ बैकअप सर्विस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कीप एग्जामिन द LMD टोटली एटलीस्ट वन इन। हाँ, हर 6 महीना में एक बार उसको एग्जामिन करना है लोकल मीथेन डिटेक्टर को। ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग। 178 अभी हम नहीं पढ़े ना। चलो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग जो है ये अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद ये चीज़ तो लगभग सब पढ़े ही होंगे, इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे कि ये याद कैसे रहेगा। इसमें देखना आप, ये जो 10 हॉरिजॉन्टल है ना, जितने भी चलने फिरने वाले रास्ते हैं वो सब क्या होते हैं, 10 हॉरिजॉन्टल होते हैं। ओके, जैसे हॉल रोड, रेल हॉल ट्रैक। पहले अपन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग भी इससे अपन देख लेंगे। ओके, CMR कंटिन्यू करते हैं फिर से वहीं से, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग अपन फिर से यहाँ आएंगे। हम्म, चैप्टर अपना 13 ना। चैप्टर 11 का तो वो मैंने अपलोड कर दिया था, आपने देखा होगा। ओके, चैप्टर 12 का भी एक दो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, जो आज कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 12 अपन कल तक मैं उसका वो डाल दूंगा, ठीक, जो क्वेश्चन जो डाला जा रहा है हर चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर 12 का भी डाल दूंगा। आज चैप्टर 13 चालू करते हैं। व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग समझ रहे हैं, जो चूना से पोत देते हैं अपन, व्हाइट कलर का जो पोताई होता है उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो 174 नंबर क्या है, व्हाइट वॉशिंग। कहाँ कहाँ व्हाइट वॉशिंग होगा, द रूफ एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द गवर्नमेंट शैल बी इफेक्टिवली व्हाइट वॉश। रूफ और साइड्स में अपन व्हाइट वॉशिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका गैलरी है, तो रूफ को व्हाइट वॉश करते हैं और साइड्स को व्हाइट वॉश करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एवरी शाफ्ट इनसेट, जो शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट का ये बॉटम हो गया, इनसेट जो बीच बीच में रास्ते निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पास भी अपन व्हाइट वॉशिंग। एवरी शाफ्ट इनसेट एंड शाफ्ट बॉटम, शाफ्ट के बॉटम में और साइडिंग में, और एवरी बाईपास विच इन रेगुलर यूज। बाईपास क्या होगा, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जाने के लिए जो रास्ता हमने एक CMR पढ़ा था, ठीक है, तो ये बाईपास जो रास्ता है जो रेगुलर यूज में है उसको अपन क्या करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि किस किस जगह को हमें व्हाइट वॉश करना है। तो यहाँ एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज लिख लेंगे। वो रट्टा मारे हो भूले नहीं हो, एक बार और देखोगे वो याद आ जाता है। वो ह्यूमन नेचर है कि लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन जो पढ़ा हुआ चीज है वो कभी भूलते नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे ना, एक दो बार आपको वो रिकॉल हो जाता है। 1 पॉइंट इसका डायमेंशन ना बाईपास का 1.8 इंटू 1.5 था शायद। 1.8 मीटर हाइट था, और विड्थ जो भी था, विड्थ 1.2, 1. ठीक है ना यार, उसको देख लेना, तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। 1.5 था कि 1.2, ठीक है, इसको देख लेना है ना। देखो, कहाँ कहाँ व्हाइट का क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि कहाँ कहाँ व्हाइट वॉशिंग करते हैं। 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक ऑप्शन गलत दे देगा, तो ये जो 5 पॉइंट है इसमें से आपको याद रखना है, ठीक है। 1.2 इंटू 1.2 ही होगा, ठीक है। चलिए, कहाँ कहाँ व्हाइट वॉशिंग करेंगे, शाफ्ट का इंसेट में, बॉटम में, साइडिंग, एवरी बाईपास विच इन रेगुलर यूज, ठीक है। टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी हॉलेज, हॉलेज जो है उसका टॉप में, बॉटम में। एवरी रेगुलर स्टॉपिंग प्लेस, जहाँ जहाँ रेगुलर रुकते हैं, जहाँ जहाँ रेगुलर रुकते हैं, ठीक है। साइडिंग, लैंडिंग, बाईपास, जंक्शन में, एक्सेप्ट विद इन 100 मीटर ऑफ द फेस। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 100 मीटर डाटा लिख दिया है कि फेस से 100 मीटर तक अपन व्हाइट वॉशिंग नहीं करते हैं। यहाँ हमारा वर्किंग फेस चल रहा है, ठीक है, तो इससे अपन क्या करेंगे, 100 मीटर तक व्हाइट वॉशिंग नहीं करते हैं। बाकी जंक्शन से लेके, ठीक है, जो भी स्टॉपिंग प्लेस है, लैंडिंग है, वहाँ वहाँ अपन क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे। एवरी ट्रेवलिंग रोडवे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 100 मीटर
की जगह आपको 4 ऑप्शन दे दिया। 90, 90 में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 90 मीटर तक धोना रहता है, वो पानी से जो वॉश करना रहता है, ठीक है। और 90, 60, 60 मीटर। तो अपने को ये 100 मीटर डाटा याद रखना है। ट्रैवलिंग रोड वे, जितना भी ट्रैवलिंग रोड वे उसको अपने को व्हाइट वॉशिंग करना है। कहाँ कहाँ करना है? रूफ में करना है, साइड में करना है, फ्लोर में नहीं करना है। डी पॉइंट है एवरी रूम एंड प्लेस कंटेनिंग एनी इंजन, मोटर और अदर प्रोडक्ट्स। अगर बिलो ग्राउंड माइंस में कहीं भी अपना रूम है, प्लेस है, जहाँ इंजन रखा गया है, मोटर रखा गया है या कोई अपरेटस रखा गया है, वहाँ व्हाइट वॉशिंग करना है। और हर एक फर्स्ट एड स्टेशन बिलो ग्राउंड में जहाँ भी फर्स्ट एड स्टेशन है उसको वाट वॉशिंग करना है। 100 मीटर क्या बोल रहा है? आपका ये वर्किंग फेस है जहां अपन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग या काम जो भी हो रहा है वहां से लेके 100 मीटर तक अपने को क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग नहीं करना है। एक्सेप्ट विद इन 100 मीटर ऑफ द फेस। 100 मीटर से इधर जो भी रोडवे है, ट्रेवलिंग रोडवे है, जंक्शन है, वो सबको अपने को व्हाइट वॉशिंग करना है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम से देखो, वैसे क्लियर है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये आपका वर्किंग फेस है, ठीक है। वर्किंग फेस से 100 मीटर तक अपने को क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग नहीं करना है। 100 मीटर मान लीजिए यहाँ पास आ गया, यहाँ पास मान लो 100 मीटर है, तो इतना दूर तक अपने को व्हाइट वॉशिंग नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल लाइटिंग। व्हाइट वॉशिंग तो चूना से पोत दिए, वो अलग चीज हो गया। अब क्या है? जनरल लाइटिंग जो है वो कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। एडिक्वेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जनरल लाइटिंग हमें प्रोवाइड करना है ऑन द सरफेस वेयर द नेचुरल लाइट इज इनसफिशिएंट। सरफेस में कहाँ कहाँ करना है? जहाँ नेचुरल लाइट इनसफिशिएंट है। कहाँ इनसफिशिएंट है? इंजन हाउस में। इंजन हाउस में मतलब जहाँ मान लो आपका हॉलेज का ड्रम रखा है, वो सब इंजन हाउस कहलाएगा, ठीक है। हॉलेज का ड्रम रखा है, वो इंजन हाउस कहलाएगा। इन द विसिनिटी ऑफ एवरी वर्किंग शाफ्ट, ठीक है, वर्किंग शाफ्ट के आसपास सरफेस में। एट एवरी ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग में लाइटिंग करना है भैया। अंधेरे में कैसे काम होगा? रात में। एट एवरी शंटिंग और मार्शलिंग यार्ड। शंटिंग और मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? जहाँ रेलवे यार्ड, रेलवे को रखा जाता है, रेलवे ट्रैक जो जो आपका रेल है जिसमें कोयला लोड होता है, उसको जहाँ रखा जाता है उसको शंटिंग और मार्शलिंग यार्ड रख कहते हैं, ठीक है। एट एवरी प्लेस वेयर पर्सन हैव टू वर्क। हर उस जगह पे जहाँ काम करते हैं लोग, वहाँ अपने को क्या करना है? वहाँ अपने को लाइटिंग करना है। ओके। स्ट्रीट लाइट, ओपन कास्ट में स्ट्रीट लाइट जैसा रहता है, अंडरग्राउंड में देखे होंगे साइड में लाइट लगा रहता है। तो बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड के केस में कहाँ कहाँ लाइटिंग करना है हमें? शाफ्ट के इंसेट में, शाफ्ट के बॉटम में, और लैंडिंग साइडिंग विच इज इन रेगुलर यूज। ओके। इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे नॉर्मली यूज बाई 50 और मोर पर्सन ड्यूरिंग एनी शिफ्ट। किसी भी शिफ्ट में यदि कोई रास्ता है जहाँ 50 या उससे ज्यादा लोग आना जाना करते हैं, हर उस जगह पे जहाँ 50 लोग आना जाना डेली करते हैं, वहाँ अपने को लाइटिंग करना है। और ट्रैवलिंग रोडवे तो मेन ट्रैवलिंग रोडवे होता ही है, ठीक है, मेन ट्रैवलिंग रोडवे होता ही है। फिर कहीं कहीं वर्किंग में जाने के लिए 50 लोग से यदि कहीं ज़्यादा आना जाना लोग कर रहे हैं किसी शिफ्ट में, तो वहाँ भी अपने को लाइटिंग देना है। ओके। Prior that the provisions of this service shall deemed to have been compliant with where electric lamps or lights are provided to every person at work। हर बंदे के पास अपना कैप लैंप तो होता ही है, ठीक है, एवरी पर्सन एट वर्क। तो उस केस में भी ये लाइटिंग रहेगा, ये नहीं कि कैप लैंप दे दिया है तो ये नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन इन रेगुलर यूज। जो इंक्लाइन है उसका टॉप और बॉटम में जो रेगुलर यूज है उसमें क्या है? अपना लाइटिंग देना है। एट एवरी प्लेस ऑन हॉलेज रोडवे एट विच टब्स आर रेगुलरली कपल्ड। हॉलेज रोड में जहां भी टब को जोड़ा जाता है या खोला जाता है, उस जगह पे भी अपने को लाइटिंग देना है। डिटैच किया जाता है, हॉलेज रोप से जोड़ा जाता है बीच बीच में, तो उस जगह पे देना है। एट एवरी प्लेस एट विच टब्स आर रेगुलरली फिल्ड मैकेनिकली, ठीक है, जब जहाँ टब को अपन भरते हैं, कोयला जहाँ टब को मैकेनिकली भरा जाता है, उस जगह पे अपने को लाइटिंग देना है। एट एवरी रूम एंड प्लेस कंटेनिंग एनी इंजन, मोटर, अदर प्रोडक्ट्स। बिलो ग्राउंड में वो ओपन कास्ट का था इंजन रूम, तो बिलो ग्राउंड में जहाँ जहाँ रूम बना है या कोई प्लेस बना है जहाँ इंजन रखा है या मोटर या कोई भी अपरेटस लिखा है, ठीक है, तो
वहां अपने को लाइटिंग देना है। एट एवरी प्लेस वेयर एनी पिलर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब डिप्लरिंग वाला प्लेस पे अपने को लाइटिंग देना है। ठीक है, कैप लैंप में अपन लटका देते हैं कैप लैंप को, वो अपन इसमें देखेंगे कि कैसे डिप्लरिंग वाले पे लाइटिंग देते हैं। आठवां पॉइंट क्या है, एट एवरी फर्स्ट एड स्टेशन बिलो ग्राउंड, फर्स्ट एड स्टेशन जहां जहां बिलो ग्राउंड है वहां वहां अपने को क्या करना है, लाइटिंग देना है। ये हो गया। प्रोवाइड दैट द लाइटिंग फिक्सचर्स इंस्टॉल्ड इन अ gaseous seam of the second or third degree and in the blind end of a gaseous seam of first degree which are not in ventilator by a mechanical ventilator shall be, जो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री या फायरी सीम है या गैसी सीम का ब्लाइंड एंड है वहां लाइटिंग देने के लिए जो अपना सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल रेगुलेशन बनाया गया 2010, उसके अकॉर्डिंग हमको देना है। सेल्फ 7 पॉइंट सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन, व्हाट इज 7 पॉइंट क्या था आपका? ये 7 पॉइंट, एट एवरी प्लेस वेयर एनी पिलर इज अंडर एक्सट्रक्शन, मतलब जहाँ डिप्लरिंग हो रहा है। पिलर अंडर एक्सट्रक्शन क्या बोलते हैं, डिप्लरिंग हो रहा है जहाँ, वहां पास हमें क्या करना है, लाइटिंग देना है। ठीक है। द लाइटिंग प्रोवाइडेड इन मेन सेल एज फार पॉसिबल बी अरेंज टू प्रिवेंट, ये ग्लेरे और आई स्ट्रेन, मतलब आंख चुंधिया जाता है ना जो, तो इस तरीके से हमें लाइटिंग देना है कि उसको देखने पे हमारा आंख जो है वो, वही आंख में हमारा स्ट्रेन ना पड़े या आंख चुंधिया ना जाए। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल एट द मेन द लाइटिंग अरेंजमेंट मेड अंडर रेगुलेशन शैल बी बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल मींस, जो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे माइंड्स में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो लाइटिंग हम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल मींस से होगा। ठीक है, तो वही हर किसी किसी माइंस में इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करते हैं, इसलिए ये लाइन लिख दिया है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वहाँ जो अपन लाइटिंग सिस्टम देंगे वो इलेक्ट्रिक से देगा। एक मिनट बैकग्राउंड म्यूजिक हटाता हूँ थोड़ा। चलिए भाई, अभी वक्त है, किसका शादी है यार नेक्स्ट मंथ? देख ले यार, कुछ दिन और आजादी से जी ले। हम्म। हम्म। चौथा पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक लाइटिंग इज यूज्ड, वेयर electric lighting is used an additional light or lamp having no connection with electric supply shall be kept continuously burning, जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग यूज हो रहा है उसके अलावा एडिशनल लाइट भी हमें अंडरग्राउंड में यूज करना है। हम्म, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइटिंग यूज हो रहा है उसमें क्या है भैया, एडिशनल लाइट भी हमें यूज करना है जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करना है, बिलो ग्राउंड, इन एवरी शाफ्ट इनसेट एंड शाफ्ट बॉटम, शाफ्ट इनसेट और शाफ्ट बॉटम में करना है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म भी हो जाए तो इसके अलावा भी हमारा काम चले, अंधेरा ना हो जाए। दूसरा पॉइंट है ऑन द सरफेस आफ्टर डार्क एट द टॉप ऑफ एवरी वर्किंग शाफ्ट एंड इन एवरी इंजन रूम। ठीक है, सरफेस में जहाँ अंधेरा होने पे अंधेरा होने पे क्या होगा, वर्किंग शाफ्ट के पास हमें एडिशनल लाइट देना है इलेक्ट्रिसिटी लाइट के अलावा, इन एवरी इंजन रूम। पढ़ाई में आज मन नहीं लग रहा ना? अच्छा। जोर से पढ़ाइए। और तीसरा क्या, इन ट्रेवलिंग रोडवे एंड स्केप रूट्स, ट्रेवलिंग रोडवे और स्केप रूट जहाँ है वहाँ हमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग के अलावा कुछ अदर एडिशनल लाइट भी लैंप देना है ताकि लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो काम। चलो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग पढ़ा पढ़ा है तो थोड़ा सा वो रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। एवरी इलेक्ट्रिकल लैंप फिटिंग shall be so constructed as to protect it from accidental damage and adequate precautions shall be taken to prevent lamps being damaged from short firing। ठीक है, लाइट के ऊपर आप देखे होंगे कुछ जाली जाली जैसा इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, तो वही डैमेज से बचाने के लिए रहता है। और फ्लोरेसेंट और
लुमिनेसेंट पाथ फाइंडर, ठीक है। फ्लोरेसेंट मतलब जो रात में लाइट पड़े तो चमके, वो लगा रहेगा। इंडिकेटर शैल बी प्रोवाइडेड ऑल अलोंग द ट्रेवलिंग रोडवे एंड इन द एस्केप रोड इन द माइन। जो फ्लोरेसेंट लाइट, जो लाइट पड़े तो चमके, वो क्या है आपका, हर जो ट्रेवलिंग रोडवे है वहां आपका लगा रहेगा, ताकि ये पिलर में अपन क्या लगा देते हैं, एरो जैसा लगा देते हैं। आपने माइंस में ये चीज देखा होगा। चलो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग पढ़ते हैं आज, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। आज क्या संडे था। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग 178 है। एक मिनट, सॉरी, पानी पी रहा हूं। एक काम करते हैं, चैप्टर 12 का लगभग क्वेश्चन तो तैयार है यार, उसको ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बने। अभी अभी पढ़े ना चैप्टर 12। हम्म, कहाँ गया। सर, इंट्रिंसिकली और फ्लेम प्रूफ का क्या रोल है राइटिंग। देखो, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स 30 वोल्ट या उससे कम के में काम आता है। वो क्या होता है, उसको स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज्यादा, उसमें इंटेंसिटी नहीं रहता है कि फ्लेम सेफ्टी, सॉरी, मीथेन गैस को उड़ा सके। संडे को फंडे हो गया। पीडीएफ का आंसर देखने में दिक्कत होता है भाई, आप आंसर की को स्क्रीनशॉट ले लो और फिर साइड साइड में देखते रहो। ठीक है, बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जो आंसर की मैं इसलिए नीचे दे रहा हूँ क्योंकि आप पहले एक बार लगा लें कि एक कॉपी पेन लेके बैठो। ये जो चैप्टर, एक मिनट ना, इसका तरीका बता रहा मैं। चैप्टर 11 था ना। देखो, आप कॉपी पेन लेके बैठो और बोलो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर मैंने ये लिखा है, ठीक है। लास्ट में आप पूरा आंसर की मिलाओ, इससे आपको फायदा होगा। स्प्लिट स्क्रीन कर ले, स्क्रीनशॉट नहीं होता। अरे यार, मैं तो व्हाट्सएप में डाल दिया हूँ, उसमें कैसे स्क्रीनशॉट नहीं होता है। भाई आप, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ मत करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ो और एक कॉपी में लिखो। 1 का मेरे को आंसर पता है, ABC जो भी है, 90 क्वेश्चन पूरा कॉपी में लिख लो, बगल में आंसर लिख लो। फिर लास्ट में आंसर की से मिलाओ कि मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। जो गलत हुआ है उसको फिर से दोबारा देखो कि मैंने क्या गलती किया है। और व्हाट्सएप में डाल दिया है भाई, ऐप से क्यों पढ़ रहे हो। जब व्हाट्सएप में डाल दिया गया है तब तो व्हाट्सएप से आपको फायदा है। चलो, लिख के करो ना आप। एक पूरा अब 12 का भी तैयार हो गया, उसको देखो वर्ड कहाँ गया। चैप्टर 12। ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका वही है भाई, एक चालू करो, कॉपी में सारा आंसर लिख लो और पूरा लास्ट में मिला लो कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और जो गलत हुआ है उसको क्या गलत हुआ है वो देख लो। प्रिंट निकालो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बताओ यार, ये धीरे चल रहा है। तो इसको यार डिस्कशन करके अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सब पढ़ा पढ़ाई चीज है, ठीक है। इसको डिस्कशन, क्योंकि आंसर की दिया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कशन करके कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। हम्म। स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग देखो क्या है। जितने भी चलने फिरने वाले जगह हैं वो 10 हॉरिजॉन्टल रहता है, ये दिमाग में डाल लो। जितने भी चलने फिरने वाले जगह हैं वो 10 हॉरिजॉन्टल है। जैसे आपका क्या क्या दिया है, जैसे हॉल रोड, हॉल रोड मतलब उसमें क्या है। हॉल रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स, ट्रक और डंपर के लिए जो हॉल रोड है वो 10 हॉरिजॉन्टल है। इसमें क्या है, गाड़ियां चलेंगी। रेल हॉलेज ट्रैक जिसमें रेल चलेगा, 10 हॉरिजॉन्टल। रोडवे और फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच, चलने फिरने का रास्ता है, 10 हॉरिजॉन्टल। परमानेंट पाथ फॉर यूज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आदमी जहाँ चलते फिरते हैं वहां के लिए 10 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 10-10 हॉरिजॉन्टल जहाँ जहाँ होता है इस तरीके से याद कर लो। और क्या है 10 हॉरिजॉन्टल, जनरल वर्किंग एरिया एज डिटरमाइंड बाय द मैनेजर राइटिंग, वर्किंग एरिया में लोग चलने फिरने करेंगे वहां 10 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 10 हॉरिजॉन्टल हो गया।
अब क्या है, 15-25, ज्यादातर आपको 15-25 मिलेगा, ठीक है। वर्क प्लेस ऑफ हेवी मशीनरी 15-25, प्लेसेस वेयर मैनुअल वर्क इज डन 15-25, ठीक है। ये देखो 15-25, 15-25, 15-25 तो लगभग हर जगह है। अब 15-25 के अलावा है, जो 15-25 के अलावा है उसको अपन देखते हैं क्या है। जैसे ये देखो 50 हॉरिजॉन्टल देखना, 50 हॉरिजॉन्टल कहाँ कहाँ है, ऑपरेटर केबिन ऑफ मशीन्स और मैकेनिज्म, जहाँ क्या रहेगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर मशीन के केबिन में 50 हॉरिजॉन्टल लगेगा। हैंड पिकिंग पॉइंट्स, जहाँ आदमी हाथ से उठाते हैं, हाथ से कोयला उठाते हैं या जो भी उठाते हैं, हैंड पिकिंग पॉइंट्स जहाँ आदमी काम करते हैं, वहाँ लाइट का ज्यादा जरूरत है, 50 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट का 20-40 याद कर लो, कन्वेयर बेल्ट 20-40, 20-40। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मींस, ठीक है, ये आपका स्ट्रीट लाइट है, ये आपका स्ट्रीट लाइट है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो एरिया है, यहाँ कितने ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। और ये कितने आगे तक दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। जो ऊपर कितने ऊपर तक दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल हो गया, और कितने आगे तक दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। कन्वेयर का याद रखना है 20-40, ये याद रहेगा, ठीक है। सीएचपी का 50, ऑपरेशन पॉइंट है 50, प्लेसेस ऑफ क्रशिंग स्क्रीनिंग 40। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और अपना ट्रिक बनाइए, कुछ चीजें क्या है अपने ट्रिक से बनाकर याद करना पड़ेगा, ठीक है। पंपिंग स्टेशन 40 हॉरिजॉन्टल, जो 40-40 वाले हैं उनको एक साथ कर लो। फर्स्ट एड स्टेशन 50, जहाँ भैया हमको लाइट का ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ, अब किसी को हम फर्स्ट एड स्टेशन में लाएंगे, किसी को फर्स्ट एड देंगे, तो वहाँ लाइट का ज़्यादा ज़रूरत है। वर्कशॉप है 150, ये सिर्फ वर्कशॉप में ही 150, और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बड़ा जगह है, वर्कशॉप का है बड़ा जगह है, ठीक है। वर्कशॉप क्या है, बड़ा जगह है। वर्कशॉप बड़ा जगह है, जहाँ रिपेयरिंग वगैरह होता है, तो 150, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बड़ा जगह है, ठीक है, यहाँ 150। इस तरीके से जगह को ध्यान में रखते हुए 150 याद रखना है, ठीक है। पार्किंग यार्ड, जहाँ गाड़ियां पार्क होती हैं, बड़ा जगह हो गया 50। तो इस तरीके से जो देखने में बड़ा लग रहा है वहाँ 50 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जगह के हिसाब से लाइटिंग आप कर सकते हैं। ऑपरेशन सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल वो भी कर सकते हो। कुल मिला के जहाँ 150 है वहां आप देखेंगे कि वो बड़ा जगह कहलाएगा, ठीक। कोल हैंडलिंग प्लांट बड़ा है, 40-50 इस तरीके से। कन्वेयर तो 20-40 याद रखना, 20 दूनी 40। एलॉन्ग कन्वेयर मतलब कन्वेयर के, जहाँ कन्वेयर के एलॉन्ग हो गया 20, और ट्रांसफर पॉइंट मतलब जहाँ पास एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर में ट्रांसफर हो रहा है कोयला, वहाँ 40। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। कन्वेयर एलॉन्ग कन्वेयर हो गया, ये हो गया। बाकी ये तो मेरे ख्याल से सब पढ़े ही होंगे, सबको याद ही होगा, इसको कुछ बताने का उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको सब पढ़े होंगे मुझे पता है, ठीक है। वी कहाँ है, वर्टिकल। हम्म। ये मैं पीडीएफ आज क्या करता हूँ यार, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो उसको आप लोग मैसेज कर देना, उसको डिस्कस कर लेंगे। कल उसको कंटिन्यू करते हैं। आज संडे थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन चलो फिर भी कुछ तो हुआ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। और चैप्टर 12 मैं बना रहा हूँ आप लोगों का। चैप्टर 12 वो खुला ही नहीं यार। चलो, चैप्टर 12 का क्वेश्चन मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, है ना। संप में कितना क्या, लाइटिंग। संप में था क्या, कहाँ गया है। व्हाट्सएप में डाल दे रहा हूँ, इसका अभी मैं डाल दे रहा हूँ। चैप्टर एंड 12 तो एंड हो गया यार, 13 चालू किया ना आज अपन। हाँ आज थोड़ा सा असल क्या करेंगे, इतना लेट क्लास नहीं लेंगे यार। आज ना थोड़ा लेट क्लास लिए, थोड़ा सा। ये रिलीविंग होल जो ओपन कास्ट में है, एक ही बुक मिला है, एचपी सोनी 3 मीटर, ठीक है। और एक सब बच्चों का एक कंफ्यूजन आता है कि
सेफ्टी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, सेफ्टी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ये बार बार 2-3 लोगों का मैसेज आता ही रहता है बीच बीच में। तो इसमें 15 रहते हैं, ठीक है, इसको कंफर्म कर रखिए। 15 रहते हैं, आप पढ़ोगे तो रूल में ही लिखा हुआ है कि मैनेजर एक हो गया, एक सेफ्टी ऑफिसर हो गया, ठीक, ये दो तो हो गए। और क्या क्या लिखा है, 5, 5 आपके ट्रेड यूनियन के, 5 मैनेजमेंट के, 10 2 12। और वर्कमैन इंस्पेक्टर लिखा है, उसमें सब कंफ्यूज होते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर को एक मान लेते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर आपके माइंस में 3 होते हैं। क्लियर। तो टोटल आपके 15 हो गए सेफ्टी कमिटी। ये बार बार बहुतों का मैसेज वगैरह आते रहता है, तो जिसको कंफ्यूजन है ये कर लीजिए, सेफ्टी कमिटी आपके 15 होते हैं। ओके। 13, बहुत लोग 13-13 करते हैं, लेकिन भैया ये वर्कमैन इंस्पेक्टर आपके माइंस में 3 होते हैं, ना कि सिर्फ माइनिंग का होता है, ठीक है। 5 5 10 2 12 और ये 3 15 हो गए, ठीक है। तो 15 इसको कंफर्म कीजिए। और ये जो रिलीविंग होल है यार, एक ही बुक में मिला है अभी तक, एचपी सोनी के बुक में, कि 3 मीटर में अपन रिलीविंग होल करते हैं। तो उसको क्लेम करने के लिए अपने को कुछ तो मिला है, तो 3 मीटर उसको करके रखिए, ठीक है। मैनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर 3 हो जाते हैं। ये हो गया। एक्सप्लोडर आएगा ना भाई, ये वेंटिलेशन के बाद किसका चैप्टर आएगा, एक्सप्लोसिव का आएगा, उसमें एक्सप्लोडर वगैरह सब डिस्कस होगा। किस, हाँ, ये जो रिलीविंग होल है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बुक में मिला है, तो अपन उसी को मानेंगे, ठीक है। कि हमारे पास क्लेम करने के लिए कुछ मिला है, कि मान लीजिए वो कुछ और आंसर लेता है, तो अपन 3 मीटर क्लेम कर सकते हैं, ठीक, रिलीविंग होल वाला। एनसीएल 2018 में 10 मीटर दिया था, उसमें बोनस मार्क्स मिला था। ओके, उसको क्लेम किया गया था। 10 मीटर नहीं होता, 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है। आप खुद एज्यूम कीजिए कि होल कहाँ है, और 10 मीटर कहाँ आप उसको रिलीविंग होल डालेंगे। तो वो जो 2018 में एग्जाम हुआ था एनसीएल में, उसमें क्या हुआ था, बोनस मार्क मिला था, उसमें क्वेश्चन में क्लेम किया गया था, ठीक है। जैसे अभी आप लोग एनसीएल में बहुत से क्वेश्चंस में दिए हो ना, अपना वो वो जो भी दिए हो, तो उसी तरीके से उसमें भी दिया गया था, सबको बोनस मार्क मिला था। ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, चैप्टर 12 का क्वेश्चन बनाता हूँ, और कल मिलते हैं यार, फ्रेश माइंड से। आज थोड़ा गड़बड़ था। चलिए, गुड नाइट। टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाई करने के लिए, क्या कर रहे हो यार, जॉब वाले हो क्या? अगर यार फैमिली प्रॉब्लम नहीं है तो जॉब छोड़ो, 2-3 महीना छोड़ दो, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। अगर फैमिली प्रॉब्लम है किसी का, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो जॉब। लेकिन अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 3 महीना आप दे दो पढ़ाई में, ठीक है। साफ साफ बोलूं, आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट जॉब ही करते होगे, और प्राइवेट में खटाई है। आपका 8 से 10 घंटा पूरा माइंस में चला जाता है, ठीक है। अगर घर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चुपचाप जॉब छोड़ के जितना हो सकता है पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आप मुझे कॉल से मैं बात कर लोगे इस चीज में, कॉल कर लेना। बाकी सबके लिए है यार, कि देखो, 2 ऑप्शन, हमारे साथ क्या होता है ना, हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं, तो जो मेन चीज है हम उससे भटक जाते हैं। हमारा अगर ऑप्शन है कि हमारा महीने का 20-30 हजार आ ही रहा है, तो अपन क्या करते हैं, पढ़ाई में थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, कि है तो कुछ तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सिक्योरिटी यहाँ मिलेगा, जो मेंटली पीस जो यहाँ मिलेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा, आप जान रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो समझते होंगे कि क्या है, कि प्राइवेट जॉब क्या है। मैं भी देख रहा हूँ, मेरे भी माइंड्स में जो आजकल ठेकेदारी सिस्टम हो गया, उसमें भी बेचारे डिप्लोमा करके सब आ रहे हैं, ऐसा रगड़ाई है, मतलब समय नहीं मिल पाता है। तो अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। वरना आप ना यार हिम्मत करो एक बार, और छोड़ के देखो 3 महीना, फिर यार एक्सपीरियंस पे कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। माइनिंग इतना ज्यादा खुल रहा है कि कहीं ना कहीं लग ही जाएगा प्राइवेट में। लेकिन जो अभी उम्र है ना, तो कोशिश कर लो, गोल्डन पीरियड है, महानदी, एसएससीएल, अच्छी अच्छी सीटें निकाली, ये नहीं कि 20-30 सीट निकाला है, अच्छा खासा सीट निकला है, हो जाएगा। और मिनिमम 10 घंटा पढ़ाई करना ही है। और क्या है, ये मत बोलो कि एग्जाम बाद में होगा, मार्च में होगा, फलना डिगना। मान के चलो एग्जाम 15 से 20 के बीच में होगा,
और सिलेबस उठाओ, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, सब उसमें टिक करते जाओ, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बचा है। माइनिंग सरदार का लगभग लगभग हो गया है, कुछ चीजें जो बची हैं वो एक दो दिन में हो जाएगा। और ओवरमैन का जो है वो टाइम कम के कारण क्या है, जो पिछला वीडियो है उसको हम अरेंज कर रहे हैं, एक फोल्डर बनाएंगे एनसीएल ओवरमैन करके, उसमें सारे वीडियो डाल दिया जाएगा सिलेबस वाइज कि ये कंप्लीट हो गया है। और क्या है, जो सिलेबस में जो वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं उनका क्लास लाइव क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग चल रहा है अपना कि जूनियर ओवरमैन लोग पूरा इतना ज्यादा वास्ट